अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कामयाबी जब हासिल कर ले या जब कामयाबी मिल जाती है तो उसको दिमाग में सवार मत करे, और अगर नाकामी मिल जाए तो उसको दिल में मत रखे, क्योंकि जब कामयाबी मिलती है अगर आपके दिमाग में सवार हो जाती है तो आप में तकब्बुर, गरूर पैदा हो जाता है, और अगर दिल में रह जाए तो मायूसी पैदा हो जाती है। अगर नाकामी दिल में रह जाए तो मायूसी पैदा हो जाती है, और मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। और अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो बार बार ट्राई कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आपको ज़रूर मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम से पहले मिल जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अपने ईमान को इतना मजबूत रखिए कि जो आपके लिए लिख दिया गया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा वक्त लग जाएगा मेहनत करते हुए, बार बार ट्राई करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आज के शो की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, क्या ट्रेनर्स को की ज़रूरत होती है, अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, अच्छा इंसान होता कौन है, हमारी क्या डेफिनेशन है अच्छे इंसान की, कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, आज के पेरेंट्स क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, क्या आज के बच्चे अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, क्या आज के टीचर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, एक अच्छा उस्ताद होता क्या है, कौन होता है अच्छा उस्ताद, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या हम तालीम दे रहे हैं, हम तरबियत कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास डिग्री है और आपकी तरबियत नहीं है, वो डिग्री ज़ाय हो जाती है। मेरी नज़र में तो वो ज़ाय हो जाती है। मुझे नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया होता है लोगों का कामयाबी का। कामयाबी जो आपकी कामयाबी होती है वो दूसरे की कामयाबी नहीं होती, और कामयाबी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, आपकी एज के साथ साथ बदलती रहती है। कामयाबी हमेशा एक नहीं रहती। हमारे गोल्स क्या होते हैं, विजन क्या होता है, क्या प्लान करना चाहिए और किस तरह से प्लान करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट में होते हैं और एक साल के बाद आपको फील होता है कि मुझे ये डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं? अगर आप मैथ्स कॉम कर रहे हैं या अगर आप बी कॉम कर रहे हैं तो आप क्यों अपनी फील्ड चेंज करते हैं? क्यों? क्योंकि आपको क्या क्लियर नहीं कि आपने किस फील्ड में जाना है, हम क्या कर पा रहे हैं, क्या हम तालीम जो है, तालीम का जो एक मेयार है, हम उसको मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके अलावा हम आंखों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए खूबसूरत आंखें भी चाहिए। खूबसूरत आंखें कैसे हो सकती हैं, किसे खूबसूरत आंखें कहा जाता है? जिनकी हिफाजत की जाए, जो बिल्कुल ठीक हो, आईसाइट वीक ना हो। आज के बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से बच्चे डिजिटल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इतनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि अब वो टॉयज़ के साथ नहीं खेलते, वो फ़ोन के साथ खेलते हैं। किसी हद तक क्या होता है कि जब हमारा बच्चा रो रहा होता है तो हमारी माँ या हमारे बाबा क्या करते हैं कि उनको फ़ोन दे देते हैं गेम्स खेलने के लिए कि भाई आप इनके साथ खेलें ताकि आप चुप हो जाए। तो उनको चुप कराने का ये तरीकाकार बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी छोटी एज में बच्चे, उनकी आईसाइट वीक हो चुकी है, उन्हें वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता। तो हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? उनकी आंखों की हिफाजत कैसे की जा सकती है? प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? क्या एज के साथ साथ प्रॉब्लम होती है? डाइट का क्या लिंक होता है? क्या अच्छा खाना ना खाने से या अच्छी डाइट ना लेने से भी आंखों की प्रॉब्लम्स हो सकती है? इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सिंगिंग के बारे में। एक सिंगर किस तरह से सर्वाइव कर रहा होता है, सिंगर की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सिंगर्स की प्रॉब्लम होती है, हम कितना मोटिवेट करते हैं अपने सिंगर को, मोटिवेशन क्या होती है, कौन करता है मोटिवेट आपको, क्या आपके घर में लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं? एक मोटिवेशनल जो स्पीकर होता है उसको ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत होती है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि खेलों के बारे में, स्पोर्ट्स मैन किस तरह से सर्वाइव कर रहा होता है, कितना हम फोकस करें, हमारे खेलों के मैदान क्यों वीरान है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि खेलों के मैदान बनाए जाएं, जो मैदान है, जो ग्राउंड्स हैं वो क्यों खाली हैं, उसकी क्या रीज़न है, जो है वो भी तो भरे हुए होने चाहिए ना। क्यों हम गेम्स तो खेलते हैं लेकिन फ़ोन की हद तक, क्यों हम बाहर नहीं जा पाते? और इसके लिए हम हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो हमें इस बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़ी ज़बरदस्त मेहमान का, अनीसुर रहमान साकिब का, जो IQ ट्रस्ट के चेयरपर्सन भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा लगा सर आपको अपने शो में देख के, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ हमारे यंग टैलेंट है जी, यंग स्पोर्ट्स पर्सन है जी, मोहम्मद आमिर, जो रेलवे रोइंग के कोच भी है। वेलकम टू द शो आमिर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप आमिर, बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के। और इनके साथ हमारी बड़ी ज़बरदस्त मेहमान, बड़ी क्यूट सी हैं जी, आज वो हमें आंखों को की हिफाजत करना सिखाएंगे, क्या काम होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट है जी हमारे साथ, आई के स्पेशलिस्ट है। मैं वेलकम करना चाहूँगी सादिया नुसरत का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सादिया, आप बड़ा ज़बरदस्त काम करिए। आज हम ज़रूर बात करेंगे इस बारे में भी कि आंखों की हिफाजत कैसे की जा सकती है। इनके साथ हमारी ज़बरदस्त सिंगर हैं जी, उनको वेलकम करते हैं, मोहम्मद काशिफ को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोहम्मद काशिफ, कैसे आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का करम है।
सर मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि कामयाबी जब मिल जाती है तो हम दिमाग में सवार कर लेते हैं ना कि मैंने तो कामयाबी हासिल कर ली, बस ठीक है, अब इसके बाद क्या मेहनत करनी है और क्या करना है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? और अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, तो क्या जो मायूसी है उसको दिल में रखना चाहिए, क्योंकि आप मायूस होना शुरू हो जाते हैं ना, कि नहीं करना चाहिए ऐसा? देखिए, असल में ऐसा है कि हमें अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा मेंटोर मिल जाए या हमें ऐसा सुनने को बड़ा आदमी मिल जाए ना, तो मैं समझता हूँ ये फिर हमें मसाइल नहीं आते। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मुझे बात याद आ रही है उनके अशार में। वो कहते हैं, ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। अगर हम सिर्फ वो जिसके अंदर सिर्फ हमें एक दिमागी एक्सरसाइज करने को मिले, सिर्फ हमने चीज़ों को याद करना हो, बस उसे हमें वो चीज़ें, वो बड़ा इंसान नहीं पैदा होता। अल्लामा साहब कहते हैं कि जो हमारी तालीम है ना, ये हमें सब कुछ सिखाती है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं सिखाती। यानी वो कहते हैं कि इल्म में दौलत भी है, ताकत भी है, लज्जत भी है, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। बंदे को अपना नहीं पता लगता। बहुत से ऐसे उलूम हैं जिसमें आप बड़े अमीर हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे उलूम हैं जिससे आप बड़े ताकतवर हो जाते हैं। कमिश्नर हैं, जजेस हैं, ये बड़े ताकतवर होते हैं। बहुत सारे ऐसे उलूम हैं जिसमें बड़ी लज्जत मिलती है, तसव्वुफ है, शायरी है, लिटरेचर है। लेकिन अल्लामा साहब कहते हैं कि बड़ी चीज़ क्या है कि हमें अपने आप का पता नहीं चलता। अच्छा, वो अपने आप का पता क्यों नहीं चलता? कि अहले दानिश आम हैं, कम याब हैं अहले नज़र, क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा अयाग। वो कहते हैं कि देखो, वो लोग जिनका अपना प्याला भरा हुआ है, जो बड़े बड़े दिमाग है, वो बहुत है, लेकिन जो तुम्हारा प्याला भर दें, जो तुम्हें कुछ बना दें, वो बड़े कम लोग हैं। अगर तुम्हारा प्याला नहीं भरा, यानी तुम्हें असल बात नहीं मिली, तो इस पे हैरानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याला भरने वाले अहले नज़र हैं बड़े कम। तो उसके लिए फिर ये है कि हमारे पास इरम साहिबा एक बहुत बड़ी, मुसलमान इस लिहाज से बड़े खुश नसीब हैं कि दुनिया की अजीम किताब कुरान हकीम उनके पास, लेकिन इंतहाई बदनसीब हम हैं कि हम इसको समझ के नहीं पढ़ते। अगर मुझे इजाज़त दें तो मुझे एक बात याद आ रही है, सूरह मोहम्मद की आयत 24 में ना अल्लाह करीम ने कहा कि अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा। लोगों को हो क्या गया है, लोग कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं? तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अफला तकरऊनल कुरान, नहीं कहा कि लोग कुरान को पढ़ते क्यों नहीं है, ये नहीं कहा। अफला तस्मऊनल कुरान, नहीं कहा कि लोग कुरान को सुनते क्यों नहीं है, ये भी नहीं कहा। अफला ततबर्रकूनल कुरान, भी नहीं कहा कि लोग कुरान से बरकत क्यों नहीं हासिल करते। अच्छा, अफला तख्तुबूनल कुरान, भी नहीं कहा कि लोग कुरान को लिखते क्यों नहीं है। अफला तहफजूनल कुरान, भी नहीं कहा कि इसको याद क्यों नहीं करते। न अल्लाह ने सुनने की बात की, न पढ़ने की बात की, न याद, बल्कि कहा कि समझ लिया है, अब गौर करो। इसके नतीजे में आप बहुत बड़े इंसान बनते हैं और इसके बगैर आप कुछ भी नहीं बन पाते। तो अगर हमारी इकबाल ने जो समझ लिया था कि जो कुरान में गौता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह अता करे तुझे जिद्दत किरदार, इसके बगैर किरदार हमारा बड़ा नहीं हो सकता। जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब पे किताब उतरी, ये हमारे दिमागों में तो है, दिलों में नहीं है और इसकी समझ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम जो बड़े बड़े हमारे दोस्त ट्रेनिंग के शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, इनको आयात बड़ा मज़ा देती हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेन ट्रेसी को पढ़ा, ज़िग ज़िगलर को पढ़ा और इस तरह एंथनी रॉबिन्स को पढ़ा। तो जब इन्होंने बाहर के लोगों को पढ़ा, अब इनको अंदर की बातें बड़ा मज़ा देती हैं जी। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इनको इकबाल का कलाम जब बताते हैं या उसकी रूह समझाते हैं, तो उनको लगता है कि वाकई कि हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो और वो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी बच्चों को मिल जाए तो वो बच्चे नहीं रहेंगे, और अगर बड़ों को ना मिले तो वो बड़े बड़े नहीं लगेंगे। तो ये है ऐसा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब मोहम्मद आमिर से पूछते हैं। मोहम्मद आमिर, बताइएगा कब से है इस खेल में और आप किस तरह से आए हैं इस खेल में?
बेसिकली मैं तकरीबन 8 साल हो गए मुझे इस गेम में, पहले खेलता रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। 2019 में मैंने कोचिंग स्टार्ट की है रेलवे की, पाकिस्तान रेलवे की। तो बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड है, कज़न्स भी थे, भाई भी हैं बड़े सारे, तो उस वजह से इसमें इंटरेस्ट था और बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था उधर। देन हमने खेलना शुरू किया और कैंपस के ऊपर हमारा क्लब है लाहौर किनाल बोर्ड क्लब, वहीं पे हम बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, वहीं से सारी टीम वगैरह तैयार होती हैं। ओवरऑल जितनी भी लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सारे बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और वहीं पे सारे कोचेज़ वगैरह, शाम सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है आफ्टर फजर, देन शाम को। तो मोहम्मद आमिर के कोच कौन है? उनके भाई हैं? क्योंकि वो एक जी, ज़बरदस्त भाई कोच भी में, हैं। भाई से आपने जी सीखा? बिल्कुल, भाई हैं, हारून रशीद नाम है, वो पाकिस्तान के भी कोच हैं और उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से जो सीखा भाई है को देख के इस फील्ड में जी, आ गए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपके कोच तो आपके भाई हैं, तो आपने किस एज में ट्रेनिंग लेना शुरू की थी आपने? मैंने तकरीबन उनसे 14 साल की एज में ट्रेनिंग लेना शुरू की थी। ज़बरदस्त। तो दिन से ही शौक हुआ और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी कोच हूँ, लेकिन फिर भी खेलते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, खुद वहीं पे जाते भी हैं, खेलते भी हैं। लास्ट नेशनल हुई है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरऑल 3rd पोजीशन हासिल की है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और 30 साल बाद रेलवे ने 3rd पोजीशन हासिल किया और उसमें 2019 में मैंने अच्छा, ये रोइंग बोट, ये जो है एक गेम है, अब ये है कि ये काफ़ी प्रमोट होना शुरू हो गई है। पहले ऐसे था, कम लोगों को पता था कि ये एक गेम है, इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, इसमें आप जीत भी सकते हैं, जैसे क्रिकेट है या हॉकी है, उसी तरह से। मुझे बताइए कितनी तरह की है? ये 2 टाइप्स ऑफ रोइंग है, एक मशीन रोइंग होती है और एक वाटर रोइंग होती है। ठीक है। वाटर रोइंग डेफिनेटली आउटडोर होती है, पानी में, और जो मशीन रोइंग होती है वो इंडोर होती है। वो किसी भी जगह हम उसको, किसी भी कम्प्लेक्स में, किसी भी रूम में, किसी भी जगह सेटअप लगा के हम उसका कंपटीशन करवा लेते हैं। और बेसिकली आउटडोर जो रोइंग है उसका कुछ लोगों को पता है, इंडोर का तो बिल्कुल अभी इतना स्कोप नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ये गेम प्रमोट हो रही है, अल्लाह बेहतर करेगा। इसके अलावा हम लोग काफ़ी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हमारा अच्छा सेटअप है। इवन हम लोग जो कुछ बच्चे होते हैं जो नई फ़ीस वगैरह अफोर्ड कर सकते, उनको ट्रेनिंग करवा के उनको स्कॉलरशिप लेके देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है, इवन जीसी में भी होता है, कॉलेज में भी एडमिशन होता है। उसमें मेरिट नहीं होता, स्पोर्ट्स बेस पे फ़ीस भी ऑफ हो जाती है। तो जो बच्चे फ़ीस वगैरह नहीं दे सकते वो स्पोर्ट्स में मेहनत करके साथ पढ़ भी लेते हैं, स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं। स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं। तो वेरी इस तरह नाइस, से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं इंशाल्लाह। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा काम करें आप। अब सादिया से पूछते हैं, सादिया क्या फील्ड है आपकी? क्या आप लोग डॉक्टर हैं या नहीं है? किस तरह से आप लोग काम कर रहे होते हैं और किस तरह से आंखों की हिफाजत के बारे में आप लोग दूसरों को अवेयर कर रहे होते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और Thank you मुझे जी। एक चांस दिया आप लोगों ने हमारे फील्ड के बारे में बताने के लिए, कैसे ये फील्ड कैसे काम कर रही है, कैसे हम लोग अब क्वालिफिकेशन ले रहे हैं और कैसे गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा आपको जर्नी बताती हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी फैमिली में आँख खोली जहाँ शुरू से ही मुझे प्रमोट किया गया, बताया गया। माई फादर वाज इन आर्मी, तो उन्होंने शुरू से ही कहा कि मैं अपनी बच्ची को एक लेवल पे इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। तो ये सब उनकी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मेरी ट्रेनिंग रही आई केयर के हवाले से, ये हमारा शुरू से फैमिली से ही रिलेटेड है सारा जर्नी। माई फादर वाज इन आर्मी, देन ही रिटायर्ड। तो मेरे ब्रदर्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया ऑप्टिकल में, दे क्वालिफाइड, देन दे स्टार्टेड देयर ओन बिज़नेस। मैं उस वक्त स्कूल में थी, तो तब मुझे आना जाना हुआ उनके क्लिनिक पे, तो मुझे शौक हो गया कि मैं कैसे ये लोग आँखों का नंबर चेक कैसे कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा डिफरेंट लग रहा होता है ना, किस तरह से बिल्कुल, चेक वो करते कैसे हैं। हाँ। लगा रहे हैं सारे ग्लासेस, लेंसेज पुट कर रहे हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि ये नंबर है ग्लासेस का। तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा इस फील्ड में, तो फिर मैं जाना शुरू कर दिया। एक्चुअली जब मैं स्कूल में गई, ऑप्टोमेट्री के स्कूल में गई, उससे पहले ही मैंने इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी थी। और मैं अपने बहन भाई को बिठा के, आओ भैया आपकी आईसाइट चेक करूँ, आपको बिठा के देखूँ। आई वॉज डूइंग इन माई चाइल्डहुड, ये कोई FSC की बात है। अच्छा, जब मैंने FSC कंप्लीट की तो मुझे गाइड किया गया कि आप MBBS करें, तो MBBS में मेरा नहीं हो सका, तो मैंने कहा चले ऑप्टोमेट्री की फील्ड को ही लेके चलती हूँ। नहीं, ये आपको करना ये था, ये आपकी सेकंड ऑप्शन थी कि MBBS में नहीं हुआ तो चलो अब मैं ये कर लेती हूँ। MBBS में ही जाकर भी मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन तो इसी में ही करनी थी ना, अच्छा, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी में ही करनी थी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं FSC के बाद डायरेक्ट ऑप्टोमेट्री की फील्ड में आ जाऊँ, और मैंने फिर अपना सफ़र शुरू किया। कितने इयर्स का होता है? 5 इयर्स? 4 to 5, पहले 4 इयर्स का, अब ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट 5 इयर्स का करवा रहे हैं।
और लाहौर में भी हैं, अभी किंग एडवर्ड में चल रहा है, लाहौर यूनिवर्सिटी भी करवा रही है और बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो भी इसको रन कर रहे हैं। और इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैं इस फील्ड में आ गई। और फिर मैंने अपना साथ साथ क्लिनिक पे थोड़ा टाइम दिया तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। तो फिर साथ ही हमें गवर्नमेंट में ऑफ़र जॉब्स आई तो मेरा वहाँ पे अप्लाई हो गया बाय चांस। एट यंग एज में ही हो गया, 22-23 ईयर्स में जैसे मैंने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की तो मेरा नाम आ गया। आई वाज सो हैप्पी एंड आई एम फील सो लकी कि मेरा इतनी यंग एज में नाम आ गया। तो फिर मैंने गवर्नमेंट सेटअप स्टार्ट कर दिया साथ में और तब से ये चल रहा है सारा सिलसिला। ज़बरदस्त। तो मुझे थोड़ा बताएंगे किस तरह से आप लोग दूसरों को अवेयर करते हैं आंखों के बारे में? बच्चे आजकल ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं, आप देखते हैं टैब, आईफोन कुछ भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी आई से मैं आपको बताऊं कि ऐसा ये कोई ट्रेंड डेवलप हो चुका है हमारे यंग में, हमारे टॉडलर्स जो हैं इवन मोबाइल के बिना नहीं रहते। ऐसे ही है। और एक्चुअली इनको करने वाले भी हम खुद ही हैं, हमारे घर में ही ये सब हो रहा है। माएँ अगर टाइम नहीं दे पा रही हैं तो मोबाइल दे देती है, आप इस काम करो, मैं थोड़ा दूसरा काम देख लूँ, जिससे उनको देख लूँ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह डेवलप करें उनका माइंड और उनको बिजी रखिए, ना कि आप उनको फ़ोन दे दें खुद से और वो उस पर बिजी रहें, घंटों बिजी रहें। आपको पता है कि इनसे जो ब्लू लाइट एमिट होती है डिजिटल डिवाइसेस से, ये कितनी हार्मफुल हैं और हमारी आई साइट पर कितना डायरेक्ट इनका इम्पैक्ट है। तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं कि ये किस एज से आपको अपना आई से चेक करवानी चाहिए। हमारी जो यंग एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें हो सकता है कि वो हेरिडिटरी उसकी जीन्स में वो चीज़ शामिल हो, बाज़ औक़ात नहीं भी होती, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट उसको ऐसा कर देता है कि वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब अगर आप देखें एज ग्रुप में, स्कूल में ही अगर आप किसी में चले जाएँ तो 90% बच्चों को आई साइट जो है वो निकल ही आती है ख़राब। अभी हमने स्क्रीनिंग थोड़ी अर्सा पहले एक स्कूल में की, तो पहले कोई ऐसा बच्चों का स्क्रीनिंग का नहीं था, बाद में पता चला कि इनको कभी आई साइट इनकी चेक ही नहीं हुई, कभी लेके ही नहीं गए डॉक्टर के पास। और जो हमारा सर्कल है आई केयर का, वो 3 लेवल पे मुश्तमिल है, ठीक है। दैट इज़ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ऑन द टॉप, देन ऑप्टोमेट्रिस्ट, देन ऑप्टिशियंस। जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है वो कैसे करता है, MBBS किया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन की, देन ही डूइंग द ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट। जो हम हैं, हमने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की आफ्टर FSC और ये सब ऑप्टोमेट्री में आ गए। हमारा काम है बेसिकली आई साइट को चेक करना, कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब करना, जितने भी लो विजन के पेशेंट्स हैं उनको देखना और जितनी भी डिवाइसेस स्क्रीन हो गए इस तरह की चीज़ें बेसिक उनको डील करना, ठीक है। और जो लास्ट लेवल पे आता है दैट इज़ ऑप्टिशियंस। उनका काम क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि ग्लासेस बनाने के लिए आप किसी के पास जाते हैं ऑप्टिशियंस के पास, उनका बेसिकली काम डिस्पेंसिंग का होना है और वो गाइड करते हैं पेशेंट को आपने कौन सा लेंस लगाना है अपनी ग्लासेस के लिए, ठीक है। और इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। ठीक हो गया। तो आप खुश हैं अपनी फील्ड में आके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आप लोगों को बताती हैं केयर के तरीके, तो लोग इस पे अमल भी करते हैं या सुनने की हद तक है? सिर्फ सुनने की हद तक, लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। और आप यकीन करेंगी, आप पिछले दिनों एक मेरे पास 18 ईयर्स की फ़ीमेल पेशेंट आई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपनी लेफ़्ट आई से नज़र नहीं आ रहा। अरे! तो उनकी जब मैंने आई से चेक की तो उनकी विजन बिल्कुल इतना था कि 3 मीटर्स पे उनका डिस्टेंस था देखने का। तो मैंने उनको बताया, भैया आपको पता नहीं चला आपकी एक आई इतनी लेज़ी आई हुई पड़ी और आपको इसको आपने क्यों नहीं ट्रीटमेंट करवाया? कहते मुझे लगता है कि सबको ऐसे ही नज़र आता है। आई वॉज शॉक्ड कि सबको ऐसे ही नजर आता है। एक तो हमारा ये मसला भी बहुत है कि जब तक बीमारी खुदा न खास्ता लास्ट पे नहीं चली जाती तब तक हम डॉक्टर पे जाते नहीं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप ना चेकअप के लिए चले जाए। हमें लगता है कि जब हमें कुछ होगा तो हमने तब डॉक्टर के पास जाना है, और आप वैसे नहीं जाना। इस स्टेज पे आते हैं जब आपको कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, बिल्कुल। तो फिर इतना दुख हो रहा होता है देख के, यार आप एक दफ़ा चेक तो करवाओ, जाके डॉक्टर को दिखाओ तो सही कि क्या केयरलेस हो जाना है कि आपको यही नहीं पता कि आपकी लेफ्ट आई से आपको नजर नहीं आ रहा और आपको लगता है कि सबको ही ऐसा आता है। तो पूछ लो किसी से कि भैया आपको भी ऐसा नजर आता है या नहीं आता। खैर बहुत केयरलेस हो चुके हैं हम, और अपनी आंखों को लेकर तो बिल्कुल आपको केयरलेस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, इसको देखने के लिए खूबसूरत आंखें भी तो चाहिए। और मैं खूबसूरत आंखें वो उन्हें कहती हूँ जो सेहतमंद आंखें हों, जिन्हें कोई बीमारी ना हो। तो मोहम्मद काशिफ से पूछते हैं, कब से हैं आप इस फील्ड में और कब से आपने सिंगिंग स्टार्ट की? ये मैंने सिंगिंग शुरू की थी, तकरीबन एज मेरी थी 10-12 साल की। अच्छा, वेरी गुड। ये पहले सिंगर है मेरे पास जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बचपन से गा रहा हूँ। मतलब बचपन से मुझे अक्सर सब सिंगर कहते हैं मैं ना बचपन से गा रहा हूँ। अब मुझे बचपन नहीं समझ आता कि 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में। ये बचपन की बात जो करते हैं, बचपन में ये होता है कि स्टार्टिंग में किसी को पिक करता है ना, सुनता है, या किसी भी बच्चा जो भी है ना, वो किसी चीज़ को देखे तो वो उसे सोचेगा यार ये कैसे कर रहा है। किसी को किसी
चीज़ का शौक है, किसी को किसी ऐसे ही होता है जो जिसे सिंगिंग का शौक होता है ना, वो बचपन से ही स्टार्टिंग कर लेता है अपनी, शुरू हो जाता है वो। फिर घर वालों को पता हो या ना हो, वो बाहर से कोई चक्कर चलाता रहता है, कौन गाता है कौन नहीं गाता, हाँ। कौन कहाँ पे बैठ के तो रिहर्सल आपने भी करते कोई हैं। बाहर से ऐसा चक्कर चलाया जो आपको पता चला? जी जी, किस तरह से चलाया आपने ये चक्कर? ये मेरे कुछ दोस्त थे, वो भी इस फील्ड में थे, गाते वगैरह थे, कुछ तबला बजाते थे। अरे गुड। मैं उनके पास जाता रहता था, तो बस उनके पास बैठ बैठ के मैंने कहा चलो अब यही काम शुरू करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, तो जब घर में पता चला कि आपने बाहर इस तरह का कोई चक्कर चलाया हुआ है, तो फिर कुछ कहा उन्होंने आपको? घर वालों ने वो ये कहते थे कि आप टाइम से घर क्यों नहीं आते। मैं उनको ये नहीं बताता था कि मैं बैठता गाँव पे। क्या वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी, रियाज जी, कर जी, रहे हैं? जी, ठीक बिल्कुल। है। तो उन सब ने मिल के आपको सिखाया कि गाना? हाँ हाँ, वो उन्होंने मेरी बहुत यानी कि हेल्प की उस वक्त। फिर मैंने मैक्सिमम मुझे 2016 में या 17 में मैंने फिर अपना एल्बम किया SM सादक साहब के स्टूडियो में। वेरी नाइस। अच्छा मोहम्मद काशी, आपने कहा 10 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया था, बाहर जाते थे। जी, जी, जी। तो 10 साल की उम्र में आप कौन से सिंगर थे जिन्हें आप उस वक्त सुनते थे? मैं उस वक्त नुसरत सरदूल साहब थे, उनका शायद सॉन्ग भी बहुत हिट हुआ था, मौत भी नहीं होनी मैनू तेरे तो बगैर नहीं। उनको सुना, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, उसके अलावा कोई सिंगर है जिन्हें आप सुनते थे? हाँ, उनके अलावा मुरातब अली खान साहब है, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं। अरे उन्हें सुना करते थे? हाँ, उन्हें सुना करता था मैं, कोशिश करता रहता था। उन जैसा गा तो नहीं सकता मैं, मगर कोशिश होती है ना कि यार मैं करके देखता हूँ। अगर इंसान कुछ भी करे ना, वो हो जाता है। जैसे कि आपने पहले कहा कि मायूस नहीं होना चाहिए, किसी भी काम से नहीं मायूस होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं आप करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वेरी नाइस। तो फिर वहाँ से आपने स्टार्ट लिया। जी, आपने वहाँ से। पहला गाना कब रिकॉर्ड करवाया था, किस एज में करवाया था? मैंने बताया 2017 में या 2016 में मैंने पहला अपना- गाना रिकॉर्ड जी, करवाया जी। था आपने। जबरदस्त। तो घर वाले अब खुश हैं आप सिंगर बन गए हैं? तो खुश हैं वो, बस अब कुछ भी नहीं कहते वो। कुछ भी नहीं कहते, मतलब सुनते भी नहीं है आपको? नहीं, ये नहीं कहते, नहीं यानी कि ये नहीं कहते कि आप क्यों कर रहे हो ये। हाँ, तो ये भी नहीं कहते कि अच्छा कर रहे हो? कह रहे हैं ठीक है, बस लगे रहो। अच्छा ठीक है, मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते घर वाले कि अच्छा कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं कर रहे हो तो भी बेसिकल अच्छा बात है, ये ऐसा है वाला कि सीन है? मेरी पूरे यानी कि फैमिली में यानी रिश्तेदारों में और पूरी ब्रॉदरी में कोई ऐसा है। आपने घर की शादियों में गाना गाते हो, सुनते हैं आपको घर वाले हाँ, अक्सर ऐसा होता है, कभी फंक्शन वगैरह हो तो फिर ऐसे कर लेते हैं कभी कभी। कि आप गा लीजिए? हाँ, मगर ऐसे बाई चांस कभी नहीं हुआ। दोस्तों के यहाँ कभी जाते हैं तो वहाँ पे हो जाता है। चलो, दोस्तों की शादियों में? हाँ, दोस्तों की शादी। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त जी, ठीक हो गया। सर आपसे पूछेंगे, आप IQ ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताइएगा, किस तरह के लोग आते हैं आपके पास, किस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? इसमें ना IQ ट्रस्ट हमने सन 2004 में ना बाकायदा इसका आगाज़ किया। अच्छा, उसमें ऐसा था कि जब ये पता चला हमें कि ना हमारे दोस्त ऐसे हमें मिल गए जो जिनके बड़े ख्वाब थे, जो चाहते थे कि किसी तरह ये रिवाइवल हो। कोई बड़े लोग जैसे हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे, यो सर सैयद जैसे लोग, वो उन्होंने एक दिमाग में ये डाल दिया कि वो हमें अब क्यों नहीं मुयस्सर आ रहे। अच्छा, उसके लिए फिर ऐसा था कि हमारे पास एक अजीम किताब है कुरान करीम, और खुशकिस्मती से फिर मुझे एक कोर्स फ़हम कुरान क्लासेस पढ़ने का मौका मिला। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे अताउर रहमान साकिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उनसे जब ये ग्रामर पढ़ी तो पता चला ये तो बड़ी आसान ये है। हालांकि ग्रामर को बड़ा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने हमें पढ़ाया, फिर मैंने उस वक़्त दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अगर ये मुझे समझ में आ गई ना, तो मैं वादा करता हूँ कि बिला मुआवजा मैं सारे लोगों को ये सिखाऊंगा। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर इरम साहिबा उसमें मुझे अल्लाह ने बहुत चीज़ें इसमें अता की, और ये जो एक अजीम विरसा था वो हमें इसको देखने को समझने को मिला। फिर उसमें ये था कि वो उस ग्रामर के क्लासेस के बहाने उसके ज़रिए से वो सारा विरसा जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने, इकबाल ने जो बातें हमें दिखाई थी, समझाई थी, वो हमने उस कोर्स के ज़रिए मैंने देने के अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया। मुझे ये शाहिर का एक शेर याद आ गया कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौट आ रहा हूँ मैं। तो मुझे एक बड़े बड़े ऐसे उस्ताद मिल गए, ऐसे लोग मिल गए, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे उनका पकवान है और मैं बस पेश कर रहा हूँ लोगों के सामने। ज़बरदस्त। तो आपकी क्लासेस होती है? हाँ जी, ये हमारी ना 6 माह के अंदर ना हम इस काबिल हो जाता है बंदा कि
कुरान का जो मौजज़ाना पहलू है ना वो समझने के काबिल हो जाता अरे, very है, उसको nice. तर्जुमा नहीं करना पड़ता। जबरदस्त जबरदस्त। तो उससे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं आपके पास हाँ जी, ये ट्रेनिंग के लिए, ये डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वकील, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, और माएँ आती हैं और उनको ये लगता है कि वाकई अगर इसको थोड़ा सा भी देख लिया जाए ना तो हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि मुझे एक आयत याद आ गई, मैं जी, आपकी जरूर। इजाज़त से जरूर। सुनाऊंगा। सूरह आराफ की आयत है 179। तो उसमें ना अल्लाह ने चलते फिरते दोस्तियों का जिक्र किया कि तुम उनकी तरह ना होना। वलकद ज़राअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नी वल इंस, बहुत ज़्यादा जिन व इंस को हमने दोज़ख के लिए पैदा किया। वो कौन से लोग हैं? लहुम कुलूबुन, उनके पास सोचने समझने की सलाहियतें तो हैं, ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन उससे वो सोचने का काम नहीं लेते। वलहुम आज़ानुन, उनके कान तो हैं, ला यस्मऊन बिहा, उससे वो सुनते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन, उनकी आँखें तो हैं, ला युबसिरून बिहा, उससे वो देखते नहीं हैं। उलाइका कल अन्नामी, वो गोया के चौपाए हैं, जानवर हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि इससे भी गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गफलत में। यानी अल्लाह ताला ना हमें कहता है ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। अच्छा, आम मुशाहिदा हमारा है कि हर बंदा ही देखता है, हर बंदा ही सोचता है। कौन है जो नहीं सोचता? हर बंदा अपने गरज को सोचता है, अपने मतलब को सोचता है। कुरान कहता है नहीं, जो कुछ सोचना है ना वो नहीं सोचते, तो तुम नहीं सोचते। ठीक है। हम कहते हैं अच्छा आम मुशाहिदा कि हर बंदा देखता है, हर चीज़ देखता है, तो नहीं, जो चीज़ देखने वाली है अगर वो नहीं देखते तो आप नहीं देखते। अच्छा, हम कहते हैं हर चीज़ ही तो सुन लेते हैं। जो हर चीज़ सुन लेता है ना उसे सुनने का नहीं पता, वो नहीं सुन रहा। जो सुनने वाली चीज़ ही तो तुम नहीं सुनते। अरे लिहाजा जब हम वो चीज़ें, अब हम बाज़ हमारे दोस्त हैं वो हर किताब पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ने वाली किताबें कौन सी हैं? अगर आप तमाम लोगों से मिलते रहेंगे ना तो आपको कोई बड़ी बात नहीं मिलेगी जब तक कि आपकी सिलेक्शन ना हो, अच्छा। जब तक कि आपका कोई इंतखाब ना हो कि क्या पढ़ना है, किसको सुनना है, किसको समझना है। हर चीज़ें सुनने वाली और हर चीज़ खाने वाली नहीं होती। अगर आप हर चीज़ खा लें तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह आपकी ज़हनी सेहत ख़राब हो जाएगी अगर हर चीज़ को पढ़ लेंगे, हर चीज़ को देख लेंगे। तो इस लिहाज से लोगों ने बड़ा काम किया है कि क्या पढ़ा जाए, क्या सुना जाए, क्या समझा जाए। तो लिहाजा इसके अंदर फिर इकबाल हमारे इस दुनिया में हमें एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक नेमत दी जिन्होंने हम सब के लिए ये फरीज़ा अंजाम दिया कि वो सोचा, गौर किया और उन्होंने ये इस चीज़ को समझ लिया कि एक बड़ा आदमी कैसे हमें मिल सकता है। ठीक है। तो मैं एक मुझे उन्होंने हयात अबदी के नाम से कि हमेशा की ज़िंदगी कौन पा सकता है, ठीक है। वो उन्होंने कहा था कि जिंदगानी है सदफ़, ये ज़िंदगी जो है ना हम सब की वो सिपियों की तरह है और कतरे नेसा है खुदी। आपको मैं बताऊं कि हमारी जो इल्म के अंदर ना एक रवायत होती है हर अदब की, फ़ारसी अदब की एक रवायत है, वो है कि ये जो सिप्पी है ना, ये अगर बहार के अंदर बारिश का कतरा इसके अंदर चला जाए और वो सिप्पी अपना मुंह बंद कर ले तो एक अरसे के बाद इसमें मोती पैदा हो हाँ जी, जाए। बिल्कुल। अच्छा, इस रवायत को इकबाल ने इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा कि हम देखो हम सब सिप्पियाँ हैं और जो इसके अंदर वो कतरा है ना वो कुरान है, वही का कतरा है। अगर हम इस सिप्पी के अंदर वो वही का इल्हाम की बात को ले लें और बस इस पे इक्तिफा करें, बस इसके अलावा कुछ ना लें, तो फिर हमारे अंदर एक मोती पैदा हो जाता है। वो कहते हैं जिंदगानी है सदफ़, कतरे नेसा है खुदी। वो जो खुदी है यानी जो एक आला दर्जे की चीज़ है वो है वो कतरा, वो कुरान है। वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गुहर कर ना सके, वो सिप्पी क्या कि अगर उसके अंदर बारिश का कतरा आए और फिर भी वो मोती ना बने। और आगे वो इकबाल बताते हैं कि वो हमने अपने अंदर अब अपनी सिप्पी में वो मोती कैसे पैदा करना हो। अगर खुद निगर हो, खुद गरो, खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। वो कहते हैं कि अगर 3 काम करने कि सबसे पहले खुद निगर होता है, अपने आप को देखें, अपनी सलाहियतों को जानें, अपने सलाहियतों को, अपने जौहर को पहचानें कि मैं किसके लिए पैदा किया गया, और फिर खुद गरो,
अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाएं। अगर आप में किसी भी चीज़ की सलाहियत है उसको दर्जा कमाल तक पहुंचाएं, और फिर है खुदगीर, फिर उसको जाने ना दें, फिर आप मुसलसल उसके अंदर ना उसकी बढ़ोतरी के लिए काम करें, तो ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। ये वो बताते हैं कि इस तरह से एक बड़ा आदमी जो है। अच्छा सर, आपके पास जो लोग आते हैं माशाल्लाह सारे एजुकेटेड होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, उन्हें आप बेहतरी की तरफ लाते हैं, मतलब मजीद उनको ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं, क्योंकि हर इंसान को जो सीखने का अमल है ना वो रुकता नहीं है। आप जिस भी एज में जाएंगे आपके भी कोई सीनियर होंगे, आप फिर जिस एज में जाएंगे फिर कोई सीनियर होंगे, तो बेसिकली आप उनको ग्रूम करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो सर आपकी नज़र में एक अच्छा इंसान कौन होता है? देखिए, अच्छा इंसान और बड़ा इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए हाजिर हो। ठीक है। हाँ, जिससे मिलने के बाद आप बार बार उससे मिलना चाहें, जो आपको ऐसे दिखाई दे कि जैसे ये मेरे लिए बनाया गया है। अरे हाँ, जैसे ये समझ लें कि किसी से मिलें तो आपको ये लगे कि या अल्लाह, ये सारी दुनिया में ये जो बंदा मिल गया ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बड़ा इंसान जो हर एक के लिए हाजिर हो, और अल्लाह उसके लिए हाजिर हो जाता है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात की है जी आपने। अच्छा इंसान, क्योंकि हमें ना डेफिनेशन नहीं पता अच्छा इंसान कौन होता है, हमें ये पता बड़ा इंसान कौन होता है। तो बड़ा इंसान भी कौन होता है कि वो नहीं होता बड़ा इंसान जिनके पास सब कुछ होता है, लग्जरी लाइफ जो गुजार रहे होते हैं। बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए सोच रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है, जो जब जैसे सर ने जिक्र किया कि जब आप किसी से मिले तो अगले का दिल करे वो दोबारा फिर आपसे मिले, और उन्हें लगे कि हाँ आप उनको सुनने के लिए तैयार हो, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो, और उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो। हेल्प पैसों से तो की जाती है, फाइनेंशियली तो की जाती है, उसके अलावा आप अपनी सर्विसेज से भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी बातों से भी दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से कोई बहुत बड़ा काम कर ले, ये बड़ी ज़रूरी बात होती है। हम वेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी एक ऐसे शख्स का जो आपको इतना मोटिवेट करता है कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। तो जी यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से पहले हम मोहम्मद काशिफ से उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में उनका खूबसूरत गाना सुनेंगे। वेरी नाइस, जबरदस्त। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जो एक बड़ा इंसान क्या होता है इस बारे में भी हम बात कर रहे हैं, सिंगिंग के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, आईसीट जो वीक हो जाती है उस बारे में भी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम स्पोर्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो सर आपने बड़ा इंसान के बारे में तो हमें बताया कि बड़ा इंसान कैसे बना जा सकता है और होता कौन है। तो सर आप ट्रेनिंग देते हैं डिफरेंट ट्रेनर्स को भी, आपके पास आजकल मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है हमारे पास, जो डिफरेंट ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ना, दूसरों को हम मोटिवेट कर रहे होते हैं, दूसरों को बता रहे होते हैं कि आप में क्या सलाहियत है, आप क्या कर सकते हैं। उनको वो जो ट्रेनर्स हैं उनको एक बेहतरीन ट्रेनर कैसे बनाया जा सकता है, और बड़ा ट्रेनर कौन होता है? जैसे बड़ा इंसान होता है उस तरह एक अच्छा और ज़बरदस्त ट्रेनर भी तो होता है। देखिए, जो एक बड़ा ट्रेनर है ना, उसमें सबसे बड़ी जो खूबी होती है ना, वो सुनने की सलाहियत है। सुनने की सलाहियत। हाँ। अच्छा लिसनर होता है। हाँ, वो उसके अंदर ये एक प्यास पैदा हो जाती है जी। यानी यूँ समझ लें कि जो 85% काम होता है ना, वो ज़मीन को हमवार करना होता है। इनकी ज़मीन हमवार हो चुकी होती है, ठीक है। फिर ज़मीन खुद मांग रही होती है कि हमें बीज दो, हम आपको एक फसल देते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रेनर्स जिन्होंने दुनिया जहान की बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होती हैं, उसके बाद जब हमें ये मिलते हैं तो वो समझ लें कि सारा काम हो चुका होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इनको आयात की और इकबाल का कलाम इन्हें बड़ा मज़ा देता है, और यूँ समझ लें कि ये हमें एक तैयार शुदा लोग मिल जाते हैं। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊं कि आज जो हम लोग कहते हैं कि जो जहाँ पे हमारा माशरा चला गया है, इस पूरे माशरे को सुधारने के लिए हम समझते हैं शायद पता नहीं कितने हज़ारों आदमी दरकार हैं, लेकिन इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो कुरान के सच्चे तालिब इल्म थे, वो कहते हैं सिर्फ 2 आदमियों की ज़रूरत है। 2 आदमियों की ज़रूरत। एक वो नौजवान, एक ऐसा बंदा जो पूरे माशरे को खूबसूरत बनाना चाह रहा है, ठीक है। और एक वो जहांदीदा बुजुर्ग जिसे पता है कि ये माशरा खूबसूरत कैसे बनेगा। ठीक है। यानी यूँ समझ लें कि एक कलीमुल्लाह, एक हज़रत मूसा और एक शुएब। वो कहते हैं कि जो आप जानते हैं कि जो सबसे तारीख़ को अगर हम पढ़ें
तो जो सबसे मुश्किल दौर था ना वो फ़िरौन का, जिसने के बनी इसराइल के लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया था, और वहाँ पर एक अच्छाई करना इंतहाई मुश्किल हो गया था। ठीक है। अच्छा, उस दौर से बड़ा दौर, मुश्किल दौर शायद कभी भी नहीं आया। तो इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में सबसे ज़्यादा है। तो अल्लामा साहब कहते हैं कि कलीमुल्लाह बनने का राज सारी कायनात के अंदर हर ज़माने में एक है। वो कहते हैं यही है सिर्र कलीमी, यानी कलीमुल्लाह बनने का राज। सिर कहते हैं राज को। हर एक ज़माने में, हर ज़माने के अंदर कलीमुल्लाह बनने का एक ही राज है। वो क्या है? हवाए दश्त। पहली ये चीज़ है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ हो, कोई चीज़ सही ना हो। ठीक है। और दश्त कहते हैं जहाँ कुछ ना उगे। अच्छा, और हवाए दश्त होती है कि जो चीज़ उगी हुई भी हो या उगने वाली भी हो, वो उसको राख उड़ा के रख दे। ठीक है। हवाए दश्त। दूसरा ये है कि शुएब। शुएब वो हस्ती है जिसको आसमानी हकायक और ज़मीनी हकायक का भी पता है, और उसे आसमानी हकायक का भी पता है, और वो जहाँ दीदा है, जिसे सारा कुछ पता है जी। वो कलीम क्या करे कि ये इस शुएब के ज़ेरे तरबियत रहे, इस जहांदीदा बंदे से अपनी सारी चीज़ें सीखे, और फिर शबानी शब रोज़, फिर रात दिन भेड़ बकरियां चराए, यानी रात दिन अपनी अवाम के साथ रहे, इनको फिर अपनी वो चीज़ें देता रहे। तो ये सारा माशरा खूबसूरत हो जाएगा। यानी दो अफराद अल्लामा साहब कहते हैं दरकार है। यानी असल में जो बड़े लोग होते हैं ना, अल्लाह जिसका ताला ने विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जो करना चाह रहा हो, हाँ, जिसने एक प्लान कर लिया, और एक वो जिसका एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने दुनिया देखी हो, उन्हें पता है कि किस तरह से चेंज किया। दो इंसान। तो आप ट्रेनर को कैसे बड़ा ट्रेनर बनाते हैं? असल में ना हमारे पास क्या होती है, वो ग़िज़ा होती है। जिस तरह अगर कोई डॉक्टर के पास जाए ना, वो कहे कि यार तुम्हें ना ये सेहतमंद ग़िज़ा खाया करो, खालिस शहद, खालिस घी। अच्छा, वो बंदा रो पड़ेगा कि यार मेरे पास अगर ये सारी चीज़ें होती तो मैं बीमारी क्यों होता। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हम चूँकि हमारे पास वो अजीम किताब है, उसकी आयात हैं, इकबाल का कलाम है, अब वो हम शेयरिंग करते हैं, उनको बताते हैं। ठीक है। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ना उनको बताते हैं। अच्छा, वो फिर जाहिर है कि एक बड़ा ज़हन होता है, वो उनको फौरी तौर पर उनको याद हो जाती है। हमारे जैसे दोस्त हैं सैयद अज़हर अब्बास साहब, ठीक है। तो वो कोई तकरीबन ऐसी दोस्ती हुई उनके साथ, तो मैं बड़ा हैरान हुआ इरम साहिबा कि कुछ अरसे के बाद वो जब बता रहे थे तो मैं खुद हैरान था। अच्छा। यानी कुछ चीज़ें मैंने शेयरिंग की, लेकिन शाह साहब ने जब उसको बयान किया तो मैं हैरान रह गया कि अच्छा यार, ये तो तैयारशुदा लोग थे जो हमें मिले। तो मैं समझता हूँ बड़ा आसान होता है। तो बस इन्हें पॉलिश करने की जरूरत होती है, उनके पास नॉलेज होता है, बस ऐसी, बस थोड़ी ग्रूमिंग करने की हमारा, मेरा ख्याल है हमारा नाम लगना होता है। अच्छा, नाम लगना होता है, बस उस्ताद का नाम लगना जरूरी होता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने एक ज़बरदस्त डेफिनेशन दी कि जो अच्छा ट्रेनर होता है वो अच्छा लिसनर होता है, वो सुनता है। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मेरा आपको लगता है कि वो सुनते हैं? क्योंकि एक क्लास है, अगर 10 लोगों की क्लास है, एक मोटिवेशन स्पीकर उनको मोटिवेट करने के लिए आया है, तो हमारी सुनने की सलाहियत, हमारी समझने की सलाहियत एक दूसरे से डिफरेंट है। आपकी ओर है, इनकी ओर है, इनकी ओर है, इनकी ओर है। हो सकता है इन्हें बातों से समझ आ जाए, हो सकता है इनको वीडियो दिखाएं तो समझ आ सके, डिफरेंट है। तो एक मोटिवेशन स्पीकर 10 लोगों को एक ही लेक्चर में कैसे मोटिवेट कर सकता है? असल में ना जाहिर है वो बड़ा आदमी होता है, वो हर चीज़ों को समझता है, देखता है। अब अगर मैं अपने दोस्त कासिम शाह साहब का नाम लूँ, सैयद, तो वो कासिम अली शाह साहब जो है ना, वो मैंने उनसे जब दोस्ती की ना, तो उसमें मैंने सबसे पहला जब कासिम अली शाह साहब को मैंने फ़ोन किया, वो एकेडमी में ना बड़े ट्रेनर्स को बुला के सुनते थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैं शाह जी, मैंने देखा है कि जिसको बोलना आ जाए वो सुनता नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप इसके बावजूद सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ दोस्त मिलवाना चाहता हूँ, अज़हर अब्बास जैसे लोग, ताकि वो भी आप के ज़रिए से हमारे लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हमारे एक बहुत बड़े इंसान थे, डॉक्टर, जो उन्होंने प्रवास के नाम से किताब लिखी, वो कहते हैं कि हम लोगों को सब कुछ आता है, एक चीज़ नहीं आती, सुनना नहीं आता। और ये सुनना इतना बड़ा काम है कि अगर मैं कहूँ कौन है सुनने वाला, कौन है? माँ सुनती है, अरे ठीक है ना। और कौन सुनता है? जो अल्लाह सुनता है। और कौन सुनता है? वो जो आपका अपना है। और कौन नहीं सुनता? मुर्दे नहीं सुनते। अब कुरान करीम में ना अल्लाह ताला ने कहा कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, यानी जो पैगंबर को भी नहीं ना सुनता,
कुरान ने उसको मुर्दा कहा है। जो बड़ी बात नहीं सुनता, जो असल बात नहीं सुनता, वो मुर्दा है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आज के दौर में हम सुनते नहीं। अगर हम किसी को सुन रहे होते हैं उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि मैंने इसका जवाब क्या देना है। हम जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, हम उस पर अमल करने के लिए नहीं सुनते। तो ज़बरदस्त बात की है कि सुनने, जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा ट्रेनर भी होता है, वो अच्छा स्पीकर भी होता है, क्योंकि सुनेंगे तो आप अच्छा तरह अपना डिलीवर कर सकेंगे मैसेज। तो आज के दौर पे बदकिस्मती से हम दूसरों को सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि इनको अच्छे से जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो मोहम्मद आमिर से पूछेंगे, मोहम्मद आमिर आप रेलवे में कोच कर रहे हैं, टीम को कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कितना टाइम लगता है, प्रैक्टिस कैसे की जाती है इसकी? इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम लोग अपने क्लब में ही करते हैं, जो कैंपस के ऊपर है हमारा लाहौर कैनाल बोट क्लब। इसमें बेसिकली इवेंट्स वाइज ट्रेनिंग होती है। इसमें 15 इवेंट्स होते हैं, मेन में और वुमेन में, और उसमें देन फिर कैटेगरी होती है लाइट वेट और ओपन वेट। ठीक है, इसको हर चीज़ को देख के मैनेज किया जाता है। जो लाइट वेट होता है वो ओपन वेट में खेल सकता है, लेकिन जो ओपन वेट होता है वो लाइट वेट में नहीं खेल सकता। अच्छा। तो इसी तरह से फिर हम उसको मैनेज करते हैं। फिर इवेंट वाइज सिंगल स्कल होती है, डबल स्कल होती है, देन 4 होती है, देन पेयर होती है। हम उसको फिर ट्रेनिंग करवाते हैं। फर्स्ट इनिशियल ट्रेनिंग होती है जो सारों के लिए सेम होती है जी। देन जैसे जैसे बच्चा ट्रेन होता है फिर हम उसको देखते हैं कि ये किस इवेंट में ज़्यादा सूट करेगा, किस इवेंट में ये अच्छा खेल सकता है, किस इवेंट में ये नहीं खेल सकता। फिर उस लिहाज से हम लोग उनको जो है वो इवेंट के लिहाज से फिर देन जब इवेंट करीब आ जाता है तो फिर हम उनको स्पेशल उसी इवेंट की ट्रेनिंग करवाते हैं। जिस तरह 500 है, 1000 मीटर की रेस होती है, तो फिर हम उनको सिर्फ उस इवेंट के लिए तैयार करते हैं। इंडोर जो होता है वो तो इजीली ट्रेन हो जाता है। जो आउटडोर होता है उसमें फिर बोर्ड के साथ जाना होता है, एम्पायर को भी जाना होता है, 2-2, 3-3 लोगों को जाना पड़ता है, बाइक पे जाना पड़ता है। तो अगर हम डैम पे ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमें मोटर बोट साथ लेके जानी पड़ती है। अच्छा। तो हमें इस तरह से फिर उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें ये है कि हम हर रोज़ तो नहीं जा सकते। इंडोर जो है वो सामने ट्रेनिंग हो रही होती है, उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती, वो इजीली हम ट्रेन कर लेते हैं। आउटडोर में थोड़ा हमें, क्योंकि सहूलत भी बहुत कम है, नहर है, वो अक्सर बंद हो जाती है, फिर हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता है, वो एक्सपेंसिव वगैरह काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हाँ। तो वहाँ पे बच्चे भी डरते हैं ट्रेनिंग करने से। डैम है, डेफिनेटली वो डूबने का भी डर होता है, स्विमिंग का। अच्छा जबरदस्त। अच्छा वो आमिर मुझे बताइएगा, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके चेयरपर्सन जो आपको लेके चल रहे होते हैं फाइनेंशियली या किसी तरह से हेल्प कर रहे होते हैं? फिलहाल तो हम लोग जो है सब मिलके खुद ही कर रहे हैं। अच्छा। हमें बेसिकली गवर्नमेंट से और अपनी फेडरेशन के से कोई सपोर्ट नहीं है। बेसिकली जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे वैसे खिलाफ हैं, वो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम लोग खुद ही आपके प्रेसिडेंट आपके क्यों खिलाफ है, क्या वजह है? उसकी रीज़न ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो ये हमारी गेम है ना इसको प्रमोट ना किया जाए। क्यों, क्या वजह? वो तो प्रेसिडेंट है। वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर प्रमोट होगी तो नए लोग आएंगे, सामने जो चेयर है वो नए लोग संभालेंगे, मैं पीछे हो जाऊंगा। तो वो चाहते हैं कितनी देर चेयर पे बैठ सकते हैं, कोई उन्हें अंदाजा है इस चीज़ का? जो टर्न्योर होता है वो बेसिकली तकरीबन मुझे कंफर्म इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन 15 साल तक आई थिंक होता है। तो वो जब से मैंने होश संभाला वही प्रेसिडेंट है, और तो वो तो हमें साफ कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही रहूँगा। अच्छा। मैं ये है कि वो तो तरीकाकार क्या है ये प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने का, चेयरपर्सन बनाने का, या कोई तरीकाकार है, कोई जी वोट? जी है। इसमें पीओए है ना, जिसके साथ एफिलिएट होती है फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके जनरल सेक्रेटरी हाजी खालिद साहब जी। तो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। जिस तरह रेलवे है, वापडा है, पीआईए, पुलिस, इस तरह के इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं आपको जी। वोट देना होता तो है, वो सिलेक्ट करते हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कोई रूल्स है, कोई है इसमें कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने प्रेसिडेंट से या वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, जी, आप उसमें है। कंप्लेन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल है। उसमें हमारी सारी जो बॉडी है, जनरल जो बॉडी है, सारी हमारे हम इकट्ठे हैं, सारे एक साथ हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट हमारे ऑपोजिट है, लेकिन उनको पीओ की बहुत बड़ी सपोर्ट है। हमने अपनी जनरल काउंसिल मीटिंग में उनको फारिग भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पीओ है वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो कह रही है कि जी प्रेसिडेंट जो है वो रिजवानुल हकी है हमारे, जो हमने अपना प्रेसिडेंट है वो शाहिद नज़ीर साहब को बनाया है। तो इस तरह से पॉलिटिकल हम लोग मार खा रहे हैं। हम लोग बच्चों को टैलेंट हमारे पास उसकी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे पास माशाल्लाह। नहीं किया जा रहा, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। हमारे पास जो इस्लामाबाद में फेडरेशन का क्लब है वो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्लब है, और उसको अपने शौक के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो बहुत अच्छा क्लब है। अगर वहाँ पे हम लोग उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें, उसको अच्छी तरह यूज़ करें, तो हम लोग ओलंपिक्स के लिए आराम से 1-2 नहीं काफ़ी सारे मेडल्स उठा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट ने अपने शौक पाले हुए मुर्गियाँ बकरियाँ पाली जा रही हैं, शादियों के फंक्शन करवाए जा रहे हैं। मैं 4 साल वहाँ पे रह के आया हूँ, डिग्री की है, लेकिन वहाँ पे आपको इक्विपमेंट नहीं नज़र आएगा रोइंग का, बोट्स नहीं नज़र आएंगी, कुछ भी नहीं है। मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है। सारा सामान इधर उधर पड़ा है, उसकी केयर नहीं है, उसको
और कामों के लिए, अपने मुफाद बड़े के लिए अफसोस यूज़ की किया बात जाता है, प्रेसिडेंट को जिस काम के लिए तैनात किया गया है, सिलेक्ट किया गया, वो अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं पूरी करे और नए बच्चों को आगे नहीं आने दे रहे। पहले ही गेम्स को बहुत कम सपोर्ट किया जाता है क्रिकेट के अलावा यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन क्या है कि अगर अब कोई काम करने वाले बच्चे खुद से काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है ये, सिर्फ इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आप सब लोग मिलकर कोई एप्लीकेशन या कोई इस तरह की कीजिए ताकि एक मीटिंग हो, आप उनसे उनके प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए। वो आपसे तो नहीं पूछते कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से सर्वाइव कर ले, तो उनसे उनके प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए, शायद आप लोग हल निकाल दें और उन्हें भी कोई एहसास हो जाए कि हमने अपने यंग लोगों को कैसे आगे लेके आना है। तो जी अब हम बात करते हैं सादिया से। सादिया, कैसे पता चलता है आपकी जो आईसाइट है वो वीक हो रही है, कमज़ोर हो रही है? मैंने ज़्यादातर जो कॉमन लोग होते हैं, हम जैसे आम लोग हैं जिन्हें इतना इल्म नहीं होता आईसाइट के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में कि किस तरह से काम करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि जब आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है ना, तो आईसाइट चेक करवा लीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई हो। क्या ये एक यही अलामत है, इसके अलावा भी कोई पता चलता है किस तरह से आपकी आईसाइट वीक हो रही है? देखिए इरम, सिर्फ ये कहना कि ये मेन वजह है तो ऐसा नहीं है। पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि विजन है क्या, किसको हम कहते हैं कि नज़र ख़राब है। हाँ, एक्चुअली आई साइट का वीक होना होता क्या है, कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें हम कहते हैं कि ये ठीक है आई साइट, इससे बिलो है वो वीक है आपकी आई साइट। जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं आई साइट का, विजन शार्पनेस, जो आप चीज़ों को क्लियरली देख सको, उसको हम कहते हैं कि ये विजन है, ठीक है। अब उसको मेजर कैसे किया जाता है? उसको मेजर किया जाता है स्नेलन चार्ट से। पेशेंट को बिठाया जाता है 6 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, और उसको स्नेलन चार्ट पढ़ाया जाता है। जो ऑप्टोटाइप्स होते हैं वो लेवल के साथ डाउन उनकी स्मॉलेस्ट लेवल होते जाते हैं। वो 6 मीटर्स पे दिखा के पेशेंट को पढ़ाया जाता है और उसकी मेजरमेंट की जाती है जी। अब अक्सर पेशेंट जो हमारे पास लेडीज़ अपने छोटे बच्चों को लेके आती हैं, वो कहती हैं कि जी हम कैसे पता चले हमें कि इसकी आईसाइट वीक है? अभी 6 महीने का बच्चा बता तो नहीं सकता कि वो ये पढ़ सकता है कि उसकी आईसाइट, ये कैसे पता चलेगा? 6 मंथ के बच्चे की भी आईसाइट वीक होती है? एग्जैक्टली। अरे अच्छा, मैं आपको बताऊं, बच्चा अगर पैदा हो उसमें काला मोतिया भी हो सकता है, सफ़ेद मोतिया भी हो सकता है, उसकी आंखें टेढ़ी भी हो सकती हैं, उसके मसल्स वीक जिसको कहते हैं, जिसको हम अपनी टर्म में स्क्विंट कहते हैं, उसकी आंख लेजी भी हो सकती है, उसकी नज़र सुस्त जिसे कहते हैं नज़र, ठीक है, बेसिकली इसको हम अपनी ज़ुबान में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। ये चीज़ें उस पर आ सकती हैं। और इसके बाद आप देखिए, अब पेशेंट हमारे पास आई है 6 मंथ्स के बच्चे को, वो कहती है कि मुझे इसकी आंखें जो है ना, वो अलाइनमेंट इसकी प्रॉपर नहीं लग रही। क्या आप कैसे आप ये पता चलेगा? आप तो इसको ये नहीं पढ़ा सकते ना इसको एग्जैक्टली। तो उसका मेथड ये होता है कि बच्चों में हम रेटिनोस्कोपी करते हैं, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, उससे बच्चे की आईसाइट चेक करते हैं, ठीक है। उसका एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। या तो साइक्लोप्लेजिक कीजिए, ड्रॉप्स डालिए बच्चों को, जो हम अपने सेटअप्स पे करते हैं, 15 मिनट्स के डिफरेंस से बच्चों को ड्रॉप्स डालते हैं। उसके बाद उनकी आँख की पुतली को डायलेट करते हैं, उसके बाद उसकी आईसाइट चेक की जाती है। उससे हमें पता चलता है कि इसकी आईसाइट कितना वीक है, कितने डायोप्टर्स वीक है, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम उनको आई ग्लासेस, जो उनकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से हो, तो फिर उनको एडवाइस किया जाता है। और इसके अलावा जो एक सुस्त नज़र बच्चों में नहीं पता चलता कौन सी आंख वीक हो रही है, किस में आईसाइट ज़्यादा वीक है, वो भी इसी प्रोसेस से चेक की जाती है, ठीक है। और मसल्स वीक जो है उसे भी पूरी असेसमेंट होती है, जिसको ऑर्थोप्टिक असेसमेंट कहा जाता है जी, ठीक है। वो हमारे सेटअप्स पे चल रही है और उससे पता चलता है कि कितने मसल्स वीक हैं, कितने डायोप्टर का स्क्विंट है, ठीक है। सादिया, जैसे आपने जिक्र किया बाय बर्थ बच्चे 6 मंथ के हैं, उनकी भी आईसाइट वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, मोतिया खुदा न खास्ता हो सकता है, आंखों का टेढ़ापन भी हो सकता है, तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है? अगर खुदा न खास्ता एब्सोल्युटली किया जा सकता है। जैसे ही आपको ऐसी कोई कंडीशन जो है वो नज़र आए, आप फ़ौरन बच्चे को लेके आएँ, उसका मुआयना करवाइए कंप्लीट। रिकमेंड जो मेडिकली किया जाता है वो एट 6 मंथ्स ऑफ एज आपको अपने बच्चे की एक आईसाइट ज़रूर चेक करवानी चाहिए, ठीक है। और अगर स्टार्ट में ही आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो रिकमेंडेड हमारे पास है असेसमेंट के लिए, आप 6 मंथ्स पे करवाइए, फिर आप 3 इयर्स की एज पे करवाइए, फिर अपने बच्चे को प्री स्कूल, जब वो स्कूल जाए उससे पहले उसके आईसाइट चेक करवाइए, ठीक है। ये हमारे अच्छा, ये तो आपने बाय बर्थ का बताया है ना कि जब पैदा हुए तभी उनका ये प्रॉब्लम थी। जो बच्चे थोड़े बड़े, एक्सक्यूज मी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, ये जो बाय बर्थ एज जो आईसाइट वीक होती है, ये इसका फैक्टर कहाँ से आता है? या जीन्स में आ जाएगा, ठीक है, हेरिडिटरी है,
या आपकी मदर जो है वो कोई ऐसी मेडिकेशन ले रही हैं, शी इज हाइपरटेंशन, शी हैव हाइपरटेंशन, शी इज डायबिटिक, दैट डायरेक्टली अफेक्ट टू योर आईसाइट। बच्चे की आईसाइट पे डायरेक्ट जो डेवलपमेंट जो हो रही है और ये चीज़ें डायरेक्ट उस पर अफेक्ट कर रही हैं, इस वजह से होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो मदर्स हैं उनको इसी पीरियड के दौरान उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं कि आपने किस तरह से इस पीरियड में चलना है। प्रेगनेंसी आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मैं कौन सी डाइट लूं, किस तरह से एक्सरसाइज करूं, किस तरह से काम करूं, या किस तरह से जैसे मेडिसिन आपको मेडिसिन स्पेशल कोई आप ले रही हैं ताकि बच्चे पे कोई असर अभी तो मेडिकेशन आपकी चल रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, ताकि उसका साइड इफेक्ट ना आए। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया बाय बर्थ जिन बच्चों को होता है। जो 6 मंथ के बाद बच्चे होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर्स, उनकी आंखों में टेढ़ापन शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? देखिए उसमें मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाता है, या तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप इतना छोटा सा बच्चा कोई डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहा हो उसकी वजह से हो रहा है, बिल्कुल कोई टेम्परेचर हो सकता है उसकी वजह से मसल्स वीक हुए हैं, उन्होंने अपना अलाइनमेंट छोड़ दिया है, एक आंख इधर को जा रही है दूसरी इधर को जा रही है, ठीक है, बिल्कुल। इसको मेडिकल टर्म में स्क्विंट बोलते हैं। इसमें बच्चे हमारे पास आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक चेकअप चल रहा है हमारा। करंटली मैं गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और मुझे इस सर्विस में आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक डेकेड हो गया काम करते हुए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत छोटी थी आप मुझे जब मैंने स्टार्ट कर दिया। सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा उनका भी ट्रीटमेंट है, मौजूद है, अगर टेढ़ापन हो रहा है तो आप करवा सकते हैं। बच्चों की तो बात हो गई, फिर आते हैं यंगस्टर, उनके भी आजकल आप देखते हैं हर किसी ने ग्लासेस पहने होते हैं, आई सेड वीक है जी, मुझे सही नजर नहीं आ रहा, दूर की नजर कमजोर होगी, उनकी क्या वजह है? और इसमें डाइट का मैं चाहूंगी, कम टाइम है तो मैं पूछ सकूं कि डाइट का कितना अमल दखल होता है आपकी नजर के कमजोर होने में? इरम मैं आपसे एक बार डिस्कस करूं, जो अभी रिसेंटली रिसर्च आई है और बताया गया है कि आपको WHO का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने रिकमेंड की है चीज़ कि आपका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, किस एज पे क्या क्या होना चाहिए। 6 मंथ्स का है उसको आपने तो देना ही नहीं है, 1 ईयर का उसको भी आप पीछे रखिए, नहीं लेनी आपने ऐसी कोई डिजिटल डिवाइस। जब वो 3 इयर्स का है, 6 इयर्स का है, तब उसको कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब WHO ने ये रिकमेंड किया है कि स्क्रीन टाइम का लेवल कितना और होनी चाहिए बच्चे के लिए। उसके बाद देखिए जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनका चेकअप आ गया हमारे पास। जो अडल्ट है उनमें मायोपिया सबसे जो अभी एपिडेमिक है, आपको पता है कि 2050 में 2050 में दुनिया की आधी आबादी मायोपिया में डेवलप होने वाली है, ये एपिडेमिक होने वाला है, ये रिसर्च है और इस पर पूरा काम चल रहा है। और जो इस पर काम करें उसको मायोपिया कंट्रोल कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। उसमें बताया जा रहा है कि जैसे USA में अभी तो उनकी डबल जो है वो चल रही है पॉपुलेशन, लेकिन जो आपको पता है जापान में 90% लोग मायोपिक उनमें डेवलप हो चुका हुआ है, चाइना में डेवलप हो चुका हुआ है 90%। ठीक हो गया, सही हो गया। तो जी हमारे साथ सिंगर भी मौजूद है, तो उनसे आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, आप क्या सोच रहे थे? कुछ सोच रहे थे? मैं सिर्फ उनकी बात पे गौर कर रहा था। हाँ, तो आपके ऐसे वीक तो नहीं है? अक्सर हो जाता है मुझे ऐसा कभी। अक्सर हो जाती है मतलब क्या मतलब? यानी कि मोबाइल ज्यादा देखने से ना, हाँ, तो आपकी आईज आपको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ ना, तो जाहिर है फारिग हो इंसान तो लगा रहता है, तो जब मैं एकदम रखता हूँ ना मोबाइल तो मुझे ऐसे लगता है जैसे धुंधला ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर मैं पानी का छट्टा भी मारता हूँ आंखों में, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसके साथ कुछ। क्यों नहीं कम यूज करते आप? इसकी वजह से तो लड़ाई भी होती है घर में, मैं छोड़ता ही नहीं। पता नहीं ये नशा पता नहीं क्या है, लोग कहते हैं वो ड्रग्स का नशा, मैं कहता हूँ ये सबसे गंदा नशा तो ये इंटरनेट का है। ट्रू, ऐसे ही है, ठीक है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लगा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं यार बड़े तो हो गए ना, चले उनका कुछ काम भी होगा या वैसे कुछ करते हैं, छोटे बच्चों का क्या काम है? बस यही है। पूछा आपने छोटे बच्चों को जब आप हाँ, तो मैंने एक दो मर्तबा यूज करेंगे, हम कहते हैं ना स्मोकिंग मत कीजिए बच्चों के सामने, वो अडॉप्ट करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा फोन ना इस्तेमाल कीजिए बच्चों के सामने ताकि वो भी ये अडॉप्ट ना करें। मैंने किसी से पूछा तो वो कहते हैं भाई जो आपके पास है वो उसको घर रख दो, हम भी नहीं यूज करते, आप क्यों करते हो? मैंने तो कहा बेटा मेरा काम है, तो कहते हैं हमारा भी काम है। नहीं, तो आप अपने गाने वगैरह YouTube चैनल पे वो करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं? जी करता हूँ, मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है सिंगर काशिफ खान के नाम पे, और वैसे बेसिकली सबसे पहले चैनल पे मुझे देना पड़ता है सॉन्ग, डायरेक्टली मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं करता। अच्छा ठीक हो गया, तो चलें जी काशिफ, अब आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में हम आपका खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। जी।
ਜਿਹਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਜਾਗਿਆ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਮਾਣੀ ਨੀ। ਕੌਣ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀ। ਕੌਣ ਜਾਗਿਆ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਮਾਣੀ ਨੀ। ਕੌਣ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀ। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਏ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਏ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ, ਜੋ ਲੰਘਿਆ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਅੜੀਏ, ਸੀ ਕੌਣ ਨਰੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਏ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ, ਲੰਘਿਆ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਅੜੀਏ, ਸੀ ਕੌਣ ਨਰੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਨੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਖੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। वेरी नाइस, जबरदस्त। शायद मेरा चेता आ जावे, तो इस गाने के बाद चेता आया ही नहीं आया? फीडबैक तो आया होगा भाई, कुछ भी ये नहीं आता। आया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये बस चलता गाना ही है। अच्छा, मोहम्मद आमिर से पूछते हैं। मोहम्मद आमिर, आप गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मॉडलिंग करते हैं? नहीं, शौक नहीं है, लेकिन काफ़ी दफ़ा दोस्तों ने कहा है कि मॉडलिंग वगैरह के लिए, लेकिन शौक नहीं है। शौक नहीं है, तो आप अपने काम को ये अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा, मुझे बताइएगा, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं दिन में? डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है इस गेम में, और कितने घंटे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है? जी, इसमें डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप बैक पे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाते हो, क्योंकि ये बेसिकली आपका स्टेम नहीं होता है जी। जितना आप डेवलप कर लो। ठीक है। इसमें आपको डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे आ गए हो। हाँ जी। जो बेसिक लेवल होता है उसमें मिनिमम आपको रेगुलर 30 मिनट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो आपने उसमें वार्म अप अलग होता है, मतलब 1 घंटा ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो कंसेक्टिव ट्रेनिंग होती है वो 30 मिनट्स होती है। जो आपने उसमें अगर आप किलोमीटर में चले जाएँ तो 10 से 12 किलोमीटर आपको रेगुलर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो बोर्ड होती है वो चलानी पड़ती है 10 से 12 किलोमीटर। ठीक है। तो उसमें हम लोग इधर कैंपस पुल से जना पुल तक उसमें नहर में ट्रेनिंग करते हैं। उसमें फिर तकरीबन 4 से 5 राउंड बन जाते हैं बच्चों के।
वेरी नाइस। अच्छा आमिर, मुझे बताइएगा कितने लोग हैं जिन्हें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? रेलवे की जो टीम है उसमें कितने लोग हैं? और फिर मुझे ये भी बताइए कि इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई एज लिमिट होती है कि इस एज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऐसा नहीं है? इसमें सबसे पहले तो मेरे पास रेलवे में ऑलमोस्ट 21 से 26 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स हैं अच्छा, गुड। जो रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे पास। उसमें कुछ बच्चे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के भी बच्चे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी सेटअप है हमारे, जैसा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं ख़ुद भी हूँ, तो इस तरह से कुछ बच्चे उधर ट्रेनिंग कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो वाटर रोइंग है वो तो डेफिनेटली वहाँ पे नहीं होती, उसके लिए क्लब आना पड़ता है, तो वो वीक में 2 से 3 दिन वो क्लब आके ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो एज लिमिट है वो कोई भी नहीं है। बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाइयों के छोटे छोटे बच्चे, बेटियाँ भी आके ट्रेनिंग करती हैं, तो उसमें एज लिमिट नहीं है। लेकिन यह है कि आपका जो कंपटीशन है वो कम से कम आपकी 18 साल के बाद ही शुरू होता है। अच्छा, कंपटीशन में आप 18 साल के बाद नहीं कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बंदा मैच्योर हो जाता है थोड़ा, उसको समझ आ जाती है गेम की। आपने किस एज में किया था पार्टिसिपेट? 16 साल की एज में किया था पहली दफा। अरे ग्रेट, जबरदस्त। तो आप जीत गए थे? उसमें जीता नहीं था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला था। अरे ये जो सीखने का अमल है ना, ये नहीं रुकना चाहिए, चाहे बेशक आप हार गए थे, उसके बाद देखिए माशाल्लाह से आपकी जर्नी कैसी है और अब आप कोच है, दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, इसमें डाइट जो है आपकी क्या होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं? क्योंकि हमारे पास एक आप ही के गेम में से अदीला आई थी, वो कह रही थी मैं तो बहुत खाती हूँ। वो ओपन वेट के लिए जो मर्जी खाएं, लेकिन लाइट वेट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को उसको रोकना खानी होती है, डाइट कॉन्शियस। अच्छा, उसमें यह है कि हमें ग्रीन चीज़ें जितनी हैं वो खाएं, नेचुरल। अच्छा, गुड। उसमें फ्रूट्स आते हैं, उसमें हमें नेचुरल चीज़ों में रहना पड़ता है। लाइट वेट्स में जो वेट ना गेन करें, उसमें हमें उन फूड्स को हम फोकस करते हैं। स्पेशली हम लोग इन चीज़ों को नहीं खाते जो वेट गेन करती हूँ, तो उसमें लाइट वेट को थोड़ा एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि इसमें वेट कैटेगरी है ना, 72 से अबव जो है वो ओपन वेट होता है, 72 से नीचे लाइट वेट होता है। ठीक हो गया। तो मतलब इसमें एज लिमिट नहीं होती, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डाइट में अगर लाइट वेट कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस होंगे, अगर आप ओपन कर रहे हैं तो इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा, इसमें आप इसकी ट्रेनिंग तो कर रहे हो, तो इसके अलावा क्या जिम वगैरह भी जाते हैं? क्योंकि आपके मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जो इंडोर मशीन रोइंग है ना, उसमें मसल्स वो खुद ही स्ट्रॉन्ग कर देती है, उसमें आपको जिम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी भी मैं तो ट्रेनिंग में नहीं हूँ, अगर कोई भी बच्चा आपके पास ट्रेनिंग में जो होगा वो आएगा, तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लगेगा जैसे वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है या इस तरह से, क्योंकि जो इंडोर रोइंग है वो उसमें प्रॉपर एक जिम एक ही मशीन में है। हाँ जी, ठीक हो गया। तो मुश्किल क्या है वाटर रोइंग जो आप नहर पे जाके वाटर में कर रहे होते हैं, ये जो मशीन पे की जाती है वो इजी है? मशीन रोइंग थोड़ी मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि उसमें इंटरटेन नहीं है। वाटर में बोट चल रही होती है, थोड़ा इंटरटेन मिल रहा होता है, थोड़ा खुश हो रहे होते हैं, जोर उसमें भी उतना लगता है। इंडोर रोइंग में ज़रा मशीन चल रही होती है, उसमें ज़रा ये है कि बंदा बोर हो रहा होता है। हाँ। इसलिए उसको लगता है मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, दोनों में जोर सेम ही लगता है, लेकिन उसमें थोड़ी इंटरटेनमेंट होती है, इसलिए बोर नहीं होता इंसान। ठीक हो गया। तो अब सर से पूछेंगे, अनीस सर बताइएगा, आपने हमें एक अच्छी ट्रेनर की तो डेफिनेशन दे दी कि एक अच्छा ट्रेनर जो होता है वो अच्छा लिसनर होता है, उसके अलावा उसमें सब्र भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि वो सुन भी सके ना, चीज़ें सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ सुनी जा सकती है दूसरों की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आजकल, आप देखते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत आम हो गया है यंगस्टर के लिए, हमेशा टेंशन में होते हैं, तो क्या हमारे जो टीचर है वो उनको हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों से निकालने के लिए? और हमारे जो उस्ताद है, क्या वो एक अच्छी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर ज़िंदगी में आपको पूरी ज़िंदगी में एक उस्ताद बड़ा मिल जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि इंसान नाकाम नहीं हो सकता, वो कामयाब होगा। अच्छा, उसमें ये है कि ये उस्ताद जो है ना, वो हमें कामयाबी और नाकामी से बुलंद कर देता है। ये हमारे लिए फिर ये नाकामी कोई चीज़ नहीं रहती। ठीक है। अब उसमें यह है कि मुझे गोएटे की जो एक बहुत बड़े शायर थे, उनकी एक बात याद आ गई। वो कहते हैं कि वो लोग जो इंसानों को बड़े मकाम पे देखना चाहते हैं, कि एक बड़ा इंसान देखना चाहते हैं, वो इंसान को ऑलरेडी वहाँ पे समझे, उनको ऐसे समझ रहे हैं कि वो एक बड़े आदमी हैं, उनसे हम ट्रीट कर रहे हैं, उनको इस तरह से करें जैसे वो कामयाब हैं। तो वो कहते हैं फिर वो कामयाब बनने में उनकी मदद करें। ठीक है। अच्छा, हम लोग जब इंसान ख़ास तौर पे कामयाब हो जाता है, जीत जाता है, उसके गले में हार डालते हैं। अच्छा, हारे हुए को हम हौसला नहीं देते। मैं समझता हूँ कि शायद जीतने वाले को हमारी दाद की ज़रूरत नहीं होती,
वो जीत खुद ही बड़ा Because कमाल he कर knows रही he's होती है, winner, नहीं? उनको पता है कि मैं शायद। winner हूँ। अच्छा, वो जो हारने वाला है, जो रोने वाला है ना, हम उसको कंधा नहीं देते, उसको सहारा नहीं देते। ये जो बड़ा आदमी होता है ना, ये इंसान को ये बताता है कि अल्लाह ने तुम्हें आम बंदा नहीं पैदा किया, बिल्कुल। वो एक बड़ा क्रिएटर है, उसने कोई भी क्रिएशन छोटी नहीं पैदा की। कुरान में है ना, मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा बातिला, ज़मीन व आसमान में हमने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की। अब ये तो शाहकार है अल्लाह जो। अच्छा, अब ये जो इंसान है ना, ये शाहकार कैसे बनेगा? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की चूँकि इस पे ही नज़र थी, तो उन्होंने कहा था कि एक अल्लाह से बात कह के ना हमें बात समझा दी, यही आदम है सुल्तान बहरो बर का। या अल्लाह, ये इंसान है जिसको आपने खुशकी और तरी का बादशाह बना दिया। ठीक है। कहूँ क्या माजरा इस बेबसर का, इस अंधे के बारे में मैं क्या कहूँ? ने खुद भी, ने खुदा भी, ने जहां भी, यही शाहकार है तेरे हुनर का। न इसने अपने आप को देखा, न इसने तेरी मार्फत हासिल की, और न इसने जहान की मार्फत हासिल की। अच्छा, ये शाहकार जो है ना, ये तीन तरह से बनेगा। जब तक ये अपने आप को नहीं देखता, अपनी सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं है, इसी तरह खुदा की मार्फत नहीं हासिल करता जिसने इसे भेजा है, और फिर जहां बीनी, और ये जहां बीनी जो है, वो कहते हैं कि जहां बानी यानी पूरे जहानों को परवरिश करने से भी बढ़कर जहानों को देखना है। इकबाल ने कहा था कि जहां बानी से है दुश्वार तर, कारे जहां बीनी, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। वो कहते हैं कि जब आपके दिल में सबका गम पैदा हो जाता है ना, जी। तो अल्लाह आपको एक निगाह दे देता है, बिल्कुल। जिस निगाह से फिर दूसरे लोग कहीं किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं। तो अल्लामा साहब ने ना, मैं चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम कोहे नूर और आपके चैनल की मार्फत से एक बहुत बड़ी बात हमारे लोगों को मिल जाए। वो एक शेर में ना कहते हैं कि मैं शेर के असरार से महरम नहीं, लेकिन मुझे ना शेर के राज नहीं पता। हालांकि इतने बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि शेर का राज अगर मुझे पता लग जाता कि शेर क्या होता है, तो मैं तुम्हें भी राज बता देता, तुम भी मेरे जैसे शेर कह लेते। तो मुझे खबर नहीं ये शायरी है या कुछ और, अता हुआ है मुझे जज्बो फ़िक्र सरूत। तो वो कहते हैं कि मैं शेर के असरार से महरम नहीं, लेकिन ये नुक्ता है तारीख़ उमम जिसकी है तफसील। कहता है मैं आपको एक नुक्ता बताता हूँ, अगर आप सारे ज़माने की तारीख़ पढ़ें, उसको समझें, उसमें उतरें, जो चीज़ आपको मिलेगी वो मैं आपको एक नुक्ता में सब कुछ बता रहा हूँ। वो क्या है? वो शेर के पैगाम में हयात अब्दी है, वो शेर, वो बात जो आपको हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है, वो क्या है? या नगमे जिब्रील है या बांगे सराफील। यानी नगमे जिब्रील है कुरान। वो कहते हैं कि अगर तुम जिंदा लोगो कुरान को ले लोगे, नगमे जिब्रील को ले लोगे, तो तुम मरोगे ही नहीं। अगर तुमने इस नगमे जिब्रील को ना लिया और ऐसे ही दुनिया से चले गए जी, तो फिर तुम्हें जब मर जाओगे तो तुम्हें हज़रत इसराफील एक सौर फूंकेंगे, एक भयानक चीख होगी, उससे जो तुम फिर उस बगल से उठोगे। अगर तुम नगमे जिब्रील ले लोगे तो फिर तुम मरोगे नहीं, फिर तुम्हें बांगे सराफील की आवाज़ से तुम नहीं बेदार होगे। अगर नगमे जिब्रील ले लोगे तो तुम हमेशा रहोगे जन्नत में। अगर नगमे जिब्रील न लिया तो फिर बांगे सराफील से जो मुर्दे उठेंगे उनकी जगह जहन्नम होगी। अरे तो वो कह रहे हैं नगमे जिब्रील ले लो यार, हमेशा की ज़िंदगी पा जाओ, हमेशा की ज़िंदगी पा जाओ। तो जी, आप शायरी पढ़ती हैं, सुनती हैं? बहुत शौक कम, बहुत कम। अच्छा, इसलिए गौर से सुन रही थी, मैंने देखा काफ़ी गौर से ना बातें सुन रही थी। तो कैसी लगी? अच्छी लगती? हाँ, माशाल्लाह, ही इज़ वेरी नाइस एंड ऑल अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं अपने मैसेज। अच्छा जी, साथ ही आपसे पूछेंगे, आपने बच्चों के बारे में बताया, यंग लोगों के बारे में बताया। अक्सर हम लोग सुन रहे होते हैं कि भाई फलां बंदे की आंख में मोतिया आ गया। ये मोतिया क्या है और किस स्टेज में आता है? क्या मतलब कब आपको पता चलता है कि आपकी आंख में मोतिया आ गया? उससे पहले क्यों नहीं पता चल पाता? राइट, पहले हम बात कर लेते हैं विजन स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है। जी, विजन स्क्रीनिंग से आपको पता है कई टाइप के आपके आई डिजीज़, अगर आप एक खाली बंदे की आंख ही चेक कर लो ना, आपको उसकी पूरी बॉडी का एनालिसिस हो जाता है। अरे क्या आप बिलीव करेंगे इस पे? उसमें हाइपरटेंशन आ जाती है, उसमें आपके डायबिटीज़, आपके कई टाइप के कैंसर्स जो हैं हमारी बॉडी में, उनका पता चल जाता है सिर्फ एक आई एग्जामिन से। आप देखिए कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है विजन स्क्रीनिंग के हवाले से। और विजन स्क्रीनिंग से के बाद हम आपको बता दें कि जो हमारी आईसाइट है वो किस टाइप की वीक है। कुछ को प्लस लेंसेज लगता है,
कुछ ठीक को है। माइनस लगता है, ठीक है। कुछ को कंबाइन, ठीक है, और एक और आता है लास्ट में, दोनों कॉम्बिनेशन दोनों कॉम्बिनेशन भी लगते हैं, दैट इज मिक्स्ड है। आई साइट जो है उसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं वो है शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस एंड एस्टिग्मेटिज्म। जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसमें आपको करीब की चीज़ें तो ठीक नज़र आ रही जी। हैं, लेकिन आप दूर से चीज़ें नहीं पहचान पा रहे हो, आपको बोर्ड नहीं पढ़े जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है शॉर्ट साइटेडनेस के बाद हमारे पास नियर साइटेडनेस, ठीक है। इसमें प्लस लेंसेज लगाते हैं और डिस्टेंस की भी एक्यूरेट कर देते हैं, और उसके बाद हमारी एस्टिग्मेटिक आ जाती है जिसमें आपका कॉर्निया का कर्वेचर चेंज होता है। कॉर्निया जो हमारी आंख का आगे वाला शीशा है पहले वाला, ठीक है, उसमें चेंजेस आती हैं और वो मिक्स नंबर लगता है। लास्ट में हमारे पास है प्रेसबायोपिया। कुछ लोग जब वो 40s के करीब पहुंचते हैं तो उनकी आईसाइट करीब की वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो एक एज फैक्टर है उस, ठीक है। उसमें हम पेशेंट को आई ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं नियर के लिए। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे जो अडल्ट हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, जब उनको फील हो तो वो अपने आई डॉक्टर्स को चेक करवाएं, ठीक है। आई स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है, ये मल्टीपल चीज़ें, आपके मसल्स थकना शुरू हो जाते हैं, आप फोकस कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा देर फोकस नहीं हो रहा, आपको ब्लर चीज़ें नज़र आना शुरू, थोड़ी देर आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपके हेडेक स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर बाद आपको फोकस नहीं हो रहा तो चीज़ें ब्लर नज़र आना शुरू हो गई हैं। उसके बाद आपके टेम्पोरल साइड पे सारे साइंस हैं, ये सारे साइंस हैं। फिर टेम्पोरल साइड पे हेडेक फील हो रहा है, आपको सर भारी हो रहा है, आपके कंधे मसल्स खींच रहे हैं, आपको ये सारी जब कंडीशंस आप फील करो तो आप अपना आईसाइट का एग्जामिन जरूर करवाएं, ठीक है। ठीक हो गया। बाकी मैंने मोतिया की बात की थी कि हम सुनते हैं कि वो किस स्टेज पे आके होता है, जी, ये तो आपने बताया कि कब आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आपके किस एज में जाके होना, मोस्टली तो ये ओल्ड एज का ही है, लेकिन बाय बर्थ भी हो सकता है। बाद में अगर आपकी आंख में चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया आंख में, तो उससे डेवलप हो सकता है। आप डायबिटिक हैं, आपका कैटरेक्ट डेवलप हो गया, उसके बाद अगर आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहे, वो सफ़ेद मोतिया काले में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊं, जो काला मोतिया है इससे एक बार आपकी आईसाइट चली गई, कभी वापस नहीं आएगी, जिसे कहते हैं कि आपकी आई डेड हो गई है। नो दैट इज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। कैटरेक्ट में, सफ़ेद मोतिया में आप उसको रिमूव कर दो, आपकी आंख साफ है, आपको दोबारा नजर आना शुरू हो गया। लेकिन काले मोतिया में क्या होता है, आपकी आईसाइट जो चलेगी आप उसको वापस नहीं ला सकते। अच्छा साथ ही मुझे बताइएगा, आपने सफ़ेद मोतिया और काले मोतिया के बारे में बताया, तो खुदा ना खास्ता अगर सफ़ेद मोतिया हो तो वो ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपकी आईसाइट वापस आ सकती है। जो काला मोतिया है वो नहीं हो सकता। नहीं, तो कभी ऐसा होता है कि पहले सफ़ेद मोतिया होता है फिर काला होता है, ये डायरेक्ट भी आपको काला हो इजीली हो सकता है, दोनों अगर कंट्रोल नहीं, आपको पता है हमारी आंख का भी एक प्रेशर है, एक नॉर्मल रेंज में उसको रहना चाहिए आपके आई के प्रेशर को। जैसे आपका हाइपरटेंशन है, उसकी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा हो गया तो आपको मेडिकेशन लेनी है, आपके डॉक्टर के पास जाके मेडिकल डॉक्टर से एडवाइस करवाना है कि मुझे हाइपरटेंशन है, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, वो आपको एडवाइस करेगा। लेकिन ये कंट्रोल नहीं है, आपकी आंखों पर इफेक्ट कर रहा है, ये आपको काला मोतिया भी कर देगा। ओहो, ठीक है। काले मोतिया में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक दफ़ा हमारी आईसाइट चली गई तो हम उसको वापस नहीं ला सकते। उसका सिर्फ ये है कि आप ड्रॉप यूज़ करते रहें, उसको मेंटेन कर लें ताकि जितनी चलेगी वो चलेगी और बाकी जो है उसको सेफ रखें आप। ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे साथिया ये बताइएगा कि जो हमारी डाइट होती है उसका कितना अमल दखल होता है आपकी आईसाइट में? आप अपनी आईसाइट को ठीक रखने के लिए कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको लेना ज़रूरी होती है? कौन सी ऐसी खुराक है, कौन सा मिल्क ज़्यादा पिए, जूसेस ज़्यादा लें, क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखिए जो आजकल जो सीज़न चल रहा है कैरेट का चल रहा है, बहुत अच्छी है हमारी आइज़ के लिए। जो विटामिन है एसेंशियल, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन और सेलेनियम, जिंक, केराटिनॉइड्स, ये सारे हमारी आइज़ के लिए एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारी आँख के पर्दे के लिए कितने बेनिफिशियल हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारी आईसाइट को। अगर इनको मेंटेन लें, इनको प्रॉपर डाइट करें तो आपकी आईसाइट ज़रूर सेफ हो सकती है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त बात की है आपने। मुझे एक तो ये बड़ा क्लियर किया आपने, जो सफ़ेद मोतिया और काले मोतिया का कॉन्सेप्ट था ना, कि पहले ऐसा नहीं है कि पहले सफ़ेद होगा देन फिर एक स्टेज आएगी काला मोतिया होगा, और ये बाय बर्थ बच्चों को भी हो सकता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि इस एज में जाके आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी काशिफ से पूछेंगे, काशिफ आप अपने गाने खुद लिखते हैं? मैंने ज़्यादा नहीं लिखता, मैं इस वक्त तो ले रहा हूँ इंडिया से। ठीक है, तो मतलब क्यों पाकिस्तान में कोई अच्छा लिखने वाला नहीं है? नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर मेरा जो गाने का स्टाइल है वो सिखों जैसा, ठीक है, यानी कि मुझे शुरू तो वैसे ऐसा कोई मुझे यहाँ पे मिला नहीं कि जैसे मैं उनसे लिखवा लूँ। अच्छा। तो वो जो लिख के देता है वो भी हमारी एज का ही है। अच्छा। ये अभी नाम आपने सुना होगा, नरेश निमाना,
ये वहाँ से ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपने अपनी कोई गाना नहीं लिखा अभी तक? अपने लिखे मैंने 1 2 3। कंपोज करते हैं अपने गाने, कंपोज कर लेते हैं जी ये जी कंपोज? जी वो इजी। अच्छा, एक अच्छा सिंगर अच्छा कंपोजर हो सकता है? जी क्यों नहीं। अच्छा, मतलब वो काम कर सकते हैं। जी ज़बरदस्त, ठीक हो गया। मुझे आपने बताया कि आपके गाने आप हमसाया ममालिक से लिखवाते हैं। पाकिस्तान में पंजाबी सिंगर्स में से कौन से सिंगर, पंजाबी तो सब बोलते हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हिट होने के लिए पंजाबी गाना बड़ा ज़रूरी है। अताउल्ला खिलजी को आपने सुना है? जी बिल्कुल क्यों नहीं। तो कैसा लगता है? उनकी आवाज़ में भी बड़ा दर्द है जैसे कि आपकी आवाज़ में भी। वो बहुत बेस्ट सिंगर हैं। जैसे वो गाते हैं मैंने आज तक नहीं मैंने सुना कि उन जैसा कोई गा नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं, ऑल्टरनेटिव ठीक है। नहीं है उनका। जो नुसरत फतेह खान साहब कर गए उन जैसा कोई नहीं कर सकता, जो लाला कर रहे हैं उन जैसा कोई नहीं कर कोई नहीं कर सकता। ज़बरदस्त, ठीक है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो रैप सुनते हैं ये जो आजकल रैप स्टार? सकता। मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अच्छा सही है। तो आप अपने अलावा कौन से सिंगर को सुनते हैं? मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं उनको नए सुनता लोगों हूँ। में से बताना है आपने मुझे, अपने नए लोग- अलावा। हाँ, नए लोगों में तो नहीं, मैं पुराने सॉन्ग ओल्ड सॉन्ग सुनता हूँ। नए लोगों को नहीं सुनते? नहीं, क्यों, क्या वजह है? मतलब अच्छा नहीं गा रहे? नहीं अच्छा गाने की बात नहीं है। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो जो पिछले लोग गा के चले गए हैं ना उनको सुने, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आजकल के जो सुन रहे हैं वो तो शोर शराबा क्या कर रहे हैं ये। अच्छा ठीक, नहीं उनको तो आप सुन रहे हैं ना सीखने के लिए, तो मोटिवेट करने के लिए भी तो सिंगर्स को सुनना पड़ेगा ना कि भाई आप भी अच्छा गा रहे हैं, अब नए लोग आ रहे हैं, आप भी बड़ा अच्छा गा रहे हैं। देखिए ये चलता रहता है। मैंने आपको पहले ये बताया कि जो भी हो ना, बस मैं ओल्ड सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे ये नए सिंगर बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, सीधी सी बात है। सबसे ज्यादा बुरा कौन सा सिंगर लगता है आपको नए लोगों में से? क्योंकि आप सुनते नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकती कि अच्छा कौन सा है, तो आप मुझे ये बता दीजिए। सिंगिंग के लिहाज से मैं किसी को बुरा नहीं कहता, सब अच्छे हैं, मगर मैं शायरी के लिहाज से कह रहा हूँ कि ये आजकल की जो शायरी है वो तो शायर का कसूर है, सिंगर का क्या कसूर है? वो तो वही गाएगा जो शायर ने लिख दिया, वही गाते हैं ना जो आपको लिखा हुआ मिलता हाँ। है, कि आप उसमें कहते हैं कि भाई मैंने ये लाइन जो है ये नहीं मैंने गानी। नहीं ये बात नहीं है। देखिए शायर ने जो लिख के दिया तो वो गाने वाला जो उसको सेंस नहीं है, उसको भी तो शौक है ना कि मैंने यही गाना है। तो मतलब आप चेंज करवा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो इसमें शायर का कसूर नहीं, सिंगर का कसूर है? तो जाहिर है दोनों का ही है। चलिए सही हो गया जी। अब आपसे पूछेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? तो मोहम्मद आमिर क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से आप लोगों को अप्रोच करें, कहाँ आए, किस एज में ट्रेनिंग लेना शुरू करें? मैं यही कहना चाहूँगा अगर किसी को इस गेम का शौक़ है तो वो हमारा जो क्लब है वो कैंपस पुल के बिल्कुल ऊपर है, नहर के बिल्कुल ऊपर, लाहौर किनाल बोर्ड क्लब के नाम से है। इसमें फेसबुक पे भी पेज है, वेबसाइट भी है हमारी, यूट्यूब पे भी है, सोशल मीडिया पे सारे जगह पे है। तो वो किसी से भी क्लब में आ जाए और जितनी अर्ली एज में वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा उतनी जल्दी सीखेगा, उतना अच्छा प्लेयर बनेगा। और एज लिमिट कोई नहीं है, लेकिन जितना अर्ली आ जाओगे उतना जल्दी पिक कर लेता है बंदा, तो उतना अच्छा उस प्लेयर बनने के लिए उसके पास टाइम ज़्यादा होता है, सीखने के लिए टाइम ज़्यादा वेरी नाइस आमिर, बेस्ट ऑफ लक जो आप काम कर रहे हैं। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और जो लोग इस गेम को प्रमोट नहीं करें, खुदा का वास्ता इन्हें प्रमोट कीजिए, इन्हें आगे लेके जाइए। पाकिस्तान का टैलेंट है, इतना ज़बरदस्त काम करे, इन्हें सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इनके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको ये जॉब दे दी है कि दूसरों को मदद कीजिए, तो अपने इंसाफ के साथ ये काम ज़रूर कीजिए। और ये बड़ा ज़रूरी है, जो आप काम करें वो तो अच्छा है, लेकिन इनको भी सपोर्ट कीजिए। ज़बरदस्त गेम है, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे ये लोग। तो अगर आप इन्हें सपोर्ट करेंगे तो आपका नाम भी इसी में आएगा कि ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे ना सागर सदीकी के हवाले से एक बात याद आ रही है। वो कहते हैं कि अगर कुछ और देर अंधेरा रहा तो ऐसा ज़रूर होगा, उलझ पड़ेंगे बना में हालात जुल्फ़े जाना से लोग साकी, कोई नया रंग बख्श इनको, कोई नई रूह फूंक इनमें, गुरेज करने लगेंगे वरना हदीस यज़दां से लोग साकी। लोग फिर अल्लाह की बात भी नहीं सुनेंगे और बड़ी बात भी नहीं सुनेंगे। लिहाजा ऐसे लोगों को जो हमारे लिए हमारा चेहरा है उनको हम सपोर्ट करें, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनका हम साथ दें। लोग तो टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, हमारे पास टैलेंट है, हम उसकी नाकदरी ना करें। अल्लाह नाकदरी कौम को माफ़ नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा दुख हुआ है हमें इन आमिर साहब की बातें सुन के कि एक बड़े आदमियों को, लोगों को, लोग तो अपनी कौम के ऐसे लोगों को आगे लाते हैं, माया नाज लोगों को, और हम लोग जो हैं वो कहाँ खड़े हैं। अल्लाह करे कि ये जो बड़ी सीट पे ना बड़े दिल वाला बंदा बैठे। अरे और हमारी हुकूमत को भी ये मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान खान साहब, मैं चाहूँगा कि ये इस हवाले से अपनी एक इन तहरीक के अंदर ऐसे लोग को
देखें इन लोगों को, ताकि हमारा जो टैलेंट है वो ज़ाया होने से बचे और आगे आए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आमिर आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, जो आप काम करें और मज़ीद भी अच्छा से अच्छा काम करें। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतनी दर्द भरी आवाज़ में हमें गाने भी सुनाए। प्रोग्राम के अख्ताम पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। होया की जे मैथों अज वख हो गया, कि मैं तेरे ते बेगाने दा हक हो गया। वे तू जिधर भी जावें बस खुशियां ही पावें, तेरे नाल हर वेले दुआ कौन रखूं। दुख ए नहीं के मैनू तू छड़ चलिया, दुख एक ख्याल तेरा कौन रखूं। दुख ए नहीं के मैनू तू छड़ चलिया, दुख एक ख्याल तेरा कौन रखूं। चंगे ने खराब, केड़े फुल इत्थे कंडे, केड़े कंडे ने गुलाब। कौन दसू तेनू राह, केड़े चंगे ने खराब, केड़े फुल इत्थे कंडे, केड़े कंडे ने गुलाब। तेनू कुछ भी ना होवे भावें अख मेरी रोवे, साथों वध नहीं संभाल तेरी कौन रखूं। दुख ए नहीं के मैनू तू छड़ चलिया, दुख एक ख्याल तेरा कौन रखूं। दुख ए नहीं के मैनू तू छड़ चलिया, दुख एक ख्याल तेरा कौन रखूं। ओह मोतिया चमेली गीत कौन गाऊगा, तेनू तारियां दे देश लेके कौन जाऊगा। ओह मोतिया चमेली गीत कौन गाऊगा, तेनू तारियां दे देश लेके कौन जाऊगा। राती कोठे उत्ते चढ़ दीने धुप्पां विच सड़, मापियां नू झूठ बोल राह कौन तकूं। दुख ए नहीं के मैनू तू छड़ चलिया, दुख एक ख्याल तेरा कौन रखूं। दुख ए नहीं के मैनू तू छड़ चलिया, दुख एक ख्याल तेरा कौन रखूं। नी तू भुल जी निवाना ना नरेश चेते रखी, बस इन्नी मेरी गल
ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਨੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜੀ ਨਿਵਾਣਾ ਨਾ ਨਰੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਕੂਨ ਪਾਲ ਕੌਣ ਰੱਖੂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਇਹ ਕਿ ਖਿਆਲ